Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about section 200 of CRPC 1898, which is about examination of complainant. एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट जो सेक्शन 200 है वो चैप्टर स्टार्ट होता है कंप्लेंट के बारे में। कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेनेंट को एग्जामिन कैसे किया जाता है, ये प्रोसीजर किस तरीके से चलता है। सेक्शन 203 जो है यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। अब सबसे पहले सेक्शन 200 को देखने से पहले हम देखते हैं कि कंप्लेंट क्या होती है। कंप्लेंट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4H में मौजूद है। कंप्लेंट क्या होती है इसको हम 154 FIR से भी इसका हम डिफरेंस करेंगे कि FIR क्या होती है और कंप्लेंट क्या होती है। कंप्लेंट को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने सेक्शन 154 में FIR पढ़ी थी, FIR हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में दर्ज होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में FIR दर्ज नहीं होती। और कंप्लेंट में क्या होता है, कंप्लेंट हमेशा हम मजिस्ट्रेट के पास जाके फाइल करते हैं, जबकि FIR हम हमेशा पुलिस के थ्रू जो है वो फाइल करते हैं। कंप्लेंट जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होगी और जो कि हीनियस क्राइम्स नहीं होते। और 154 में हमने FIR पढ़ी थी, जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें जो है मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर पुलिस वाले जो है वो FIR दर्ज करते हैं। जब हमारे पास पुलिस के थ्रू कोई रेमेडी मौजूद नहीं होती, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, फॉर एग्जांपल अगर हम गए हैं पुलिस के पास कि हमारी FIR दर्ज करें, वो कहते हैं कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें FIR दर्ज नहीं होनी, तो आपके पास क्या रेमेडी है? आपके पास रेमेडी है कि आप मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब जो है ये डिफरेंस पता चल गया कि FIR क्या होती है और कंप्लेंट क्या होती है। कंप्लेंट जो होती है उसका प्रोसीजर किस तरह चलता है, वो मजिस्ट्रेट के थ्रू आगे चलता है। सारा काम जो होता है वो मजिस्ट्रेट का होता है, उसी ने कंप्लेंट जो है वो फाइल करनी होती है कंप्लेनेंट के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद कंप्लेनेंट को एग्जामिन भी उसने करना है, उसकी जुरिस्डिक्शन है तो वो क्या करेगा, नहीं है तो वो क्या करेगा, ये सब चीज़ें इसमें हम देखते हैं। इसमें पुलिस का अमल दखल नहीं होता क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। डायरेक्टली जो कंप्लेनेंट है वो मजिस्ट्रेट के पास आया है अपनी कंप्लेंट फाइल करने के लिए, तो यहाँ पर जो काम भी करना है, इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करवानी है, वो पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट करवाएगा। अब देखते हैं कंप्लेंट क्या होती है। FIR का तो सेक्शन 154 की वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं कि FIR दर्ज कैसे होती है। FIR होती क्या, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जो कि कोई जो रिपोर्टर होता है वो आके, जिसको इंफॉर्मेशन कोई जिसने देनी होती है वो आके इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो पुलिस को देता है, और पुलिस वाले जो है अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर लेते हैं। अब कंप्लेंट क्या होता है, 4A सेक्शन CRPC का इसको डील करता है। कंप्लेंट जो है वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट एलिगेशन है। अब एलिगेशन जो है हमने किसके सामने लगानी है, कंप्लेंट किसके सामने होती है, मजिस्ट्रेट के सामने होती है। ये कंप्लेंट हम ऑरली भी कर सकते हैं, इन राइटिंग भी हो सकती है, मतलब राइटिंग फॉर्म में भी हम अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं वहाँ पर, और ऑरली भी जाकर बता सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। ये जो कंप्लेन होगी ये अगेंस्ट नॉन पर्सन भी हो सकती है और अननोन पर्सन भी हो सकती है। उसके बाद लास्ट पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि FIR की अगर हम बात करें, FIR दर्ज करते हैं पुलिस वाले, इन्वेस्टिगेशन होती है, और उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन की वो जो एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम चालान भी कहते हैं, 173 की रिपोर्ट, जो कि पुलिस रिपोर्ट होती है, जो उसने मजिस्ट्रेट को देनी होती है आकर पुलिस वालों ने, वो FIR में होती है। लाजमी तौर पे FIR दर्ज होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद 173 की रिपोर्ट जो है, जिसको हम चालान भी कहते हैं, वो अदालत में पुलिस वालों ने देना होता है। लेकिन कंप्लेंट इसलिए कि वो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल हुई है, इसीलिए यहाँ पर पुलिस का कोई अमल दखल नहीं है। जो मजिस्ट्रेट है उसी ने भी कंप्लेंट लेनी है, उसी ने आगे इंक्वायरी करनी है, या इन्वेस्टिगेशन अपने बिहाफ पर वो किसी को कह सकता है, इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। लेकिन इसमें कंप्लेंट की सूरत में जो पुलिस रिपोर्ट है 173 की वो नहीं बनती। यहाँ पर जब सारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट करवा लेता है तो यहाँ पर डायरेक्टली उसके बाद वो चार्ज फ्रेम करता है, क्योंकि सब कुछ उसकी निगरानी में हुआ होता है, तो यहाँ 173 की रिपोर्ट आने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सब कुछ उसने खुद करवाया होता है, इसलिए वो उस नतीजे पर पहुंच जाता है कि आगे इसका ट्रायल चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। वो चार्ज फ्रेम करेगा, ठीक है, उसके बाद आगे उसका ट्रायल चलता है। ये है कंप्लेंट। अब सेक्शन 200 क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन होता है, जो कंप्लेंट लेकर आ रहा है उसको हम कंप्लेनेंट कहते हैं। यहाँ पर सेक्शन 200 के अकॉर्डिंग कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन कब करेगा मजिस्ट्रेट,
मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, ऐसा मजिस्ट्रेट जो कि कॉग्निजेंस ले सकता है, मतलब टू टेक नोटिस, कॉग्निजेंस होता है टू टेक नोटिस। जिस ऑफेंस की कॉग्निजेंस जो है वो मजिस्ट्रेट ले सकता है, उसके पास अगर कंप्लेंट आती है, ठीक है, तो उसको वो क्या करेगा, कंप्लेनेंट जो है, जो कंप्लेंट लेकर आया है उसको एग्जामिन करेगा, उससे ओथ पर, हलफ पर सवाल जवाब करेगा, और जो कुछ उसने एग्जामिन करवाया है उस कंप्लेनेंट से उसको वो इन राइटिंग, सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन, उसको इन राइटिंग फॉर्म में लेकर आएगा। रिटन फॉर्म में आ गई कंप्लेंट, अब उस कंप्लेंट को वो साइन करेगा खुद भी और कंप्लेनेंट से भी साइन करवाएगा जिसको उसने एग्जामिन किया, ठीक है। ये है सेक्शन 200। इसकी जो है एक्सेप्शन है कि अगर कंप्लेंट जो है वो इन राइटिंग फॉर्म में उसके पास आती है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर उसने जो है उसको 192 सेक्शन के अंडर आगे ट्रांसफ़र करना है, मतलब अगर वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रही कंप्लेंट, वो उस कंप्लेंट को नहीं जो है वो आगे ट्रायल उस पर कर सकता, उसने आगे उसको अंडर सेक्शन 192 सेशन जज को आगे फॉरवर्ड करना है, तो उसको जो कंप्लेनेंट है उसको एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही उसको आगे ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद लास्ट बात इसमें क्या है, लास्ट पॉइंट सेक्शन 200 में कि केस हैज़ बिन ट्रांसफर अंडर 192, अगर केस जो है अंडर सेक्शन 192 के अंडर ट्रांसफ़र हो गया है सेशन जज को, तो मजिस्ट्रेट जिसने ट्रांसफ़र किया है अगर उसने कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर लिया है, तो फिर जब आगे वो नेक्स्ट जज के पास जाएगा तो उसको री एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिछले वाले ने, प्रायर जो मजिस्ट्रेट है उसने पहले ही उसको कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर लिया हुआ है। ये है सेक्शन 200। सेक्शन 201, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ केस। ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके पास कंप्लेंट तो आ गई है लेकिन उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि वो उस केस के ऊपर कॉग्निजेंस ले सके, कोई नोटिस ले सके, कोई एक्शन ले सके, तो क्या होगा, जब कंप्लेंट इन राइटिंग फॉर्म में आई है, उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वो रिटर्न कर देगा उस कंप्लेंट को, कंप्लेनेंट को वापस कर देगा कि जाएं और प्रॉपर कोर्ट में इसको प्रेजेंट करें जहां पर जुरिस्डिक्शन कोर्ट की बनती हो। सेक्शन 202, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। इस सेक्शन को समझने से पहले ये समझते हैं कि इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है। जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई, हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को देख रहे हैं। जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई, कॉम्पिटेंट था तो उसने क्या किया, कॉग्निजेंस ली। कॉम्पिटेंट नहीं था तो आगे उसको रिटर्न कर दिया कि प्रॉपर कोर्ट में चले जाएं। जब सारा ये काम उसने करना है, वो कॉम्पिटेंट भी है, वो सारी इंक्वायरी भी करवाएगा, वो इन्वेस्टिगेशन भी करवाएगा, उसके बाद क्या होगा, इशू ऑफ प्रोसेस होगा, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 204 सेक्शन में। इशू ऑफ प्रोसेस क्या है, जब चार्ज फ्रेम होना होता है एक्यूज्ड के खिलाफ। ये नेक्स्ट, वैसे तो ये नेक्स्ट इसका बनता है, लेकिन 202 में इसको इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन, क्यों, इसको वजह क्या है पोस्टपोन करने की, उसके पीछे रीज़न है जो हम आगे पढ़ेंगे। इशू ऑफ प्रोसेस ये होता है कि जब ये सारा कंप्लेंट आती है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, इंक्वायरी हो जाती है, सारा मजिस्ट्रेट अपने नतीजे पे पहुंच जाता है जब, तो फिर क्या होता है, जैसे हम सिविल केसेस में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पढ़ते हैं, यहाँ पर चार्ज फ्रेम होता है अगेंस्ट द एक्यूज, चार्ज शीट बनती है, एक्यूज को बताया जाता है कि आपके ऊपर ये चार्ज लग चुका है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये होता है इशू ऑफ प्रोसेस, जो कि एक नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट स्टेज है कंप्लेंट आने के बाद। लेकिन यहाँ वो सेक्शन 202 में कह रहे हैं पोस्टपोन कर दिया जाता है इशू ऑफ प्रोसेस को। क्यों कर दिया जाता है, कि जब किसी भी कोर्ट, यहाँ पर मैंने इसे हाईलाइट इसलिए किया है, यहाँ पर किसी भी कोर्ट की बात हो रही है, वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट भी हो सकती है, सेशन कोर्ट भी हो सकती है, कोई भी कोर्ट हो सकती है। जब किसी कोर्ट के पास कंप्लेंट आती है, अगर वो ज़रूरी समझे तो उसमें एक्यूज की अटेंडेंस को प्रोक्योर कर सकती है, कैसे, एक्यूज को बुला सकती है कि उससे भी अगर ज़रूरी समझे, तो यहाँ पर अगर अदालत ज़रूरी समझे तो वो उसको बुला सकती है, उससे सवाल जवाब कर सकती है। उसके अलावा क्या कर सकती है अदालत, इंक्वायरी हेल्ड कर सकती है इस केस में। इस कंप्लेंट के नतीजे में मजिस्ट्रेट चाहे, अगर वो ज़रूरी समझे तो इंक्वायरी करवा सकती है, ख़ुद भी इंक्वायरी कर सकती है, और किसी
जस्टिस ऑफ पीस को या किसी पुलिस ऑफिसर के थ्रू इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकती है इस केस से रिलेटेड। ये आ गया है जी रीज़न इसका कि पोस्टपोन क्यों होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है आगे जाकर होना है वो पोस्टपोन क्यों होगा, डायरेक्टली क्यों नहीं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता कंप्लेंट आने के बाद। वो इसीलिए नहीं होता कि हो सकता है कि बीच में इंक्वायरी की ज़रूरत पड़े कि अब ये इंक्वायरी क्यों हो रही है, बात की तय तक पहुंचने के लिए मजिस्ट्रेट अगर ज़रूरी समझता है कि इस बात को की तय तक पहुंचना चाहिए कि क्या ये एलिगेशन जो कंप्लेंट आई है ये झूठी है ये सच्ची है, उसमें इंक्वायरी का टाइम उसको चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करवाने का टाइम उसको चाहिए, वो एक्यूज्ड की अटेंडेंस को प्रोक्योर कर सकता है कि एक्यूज्ड आए, उससे सवाल जवाब किए जाएं ताकि बात की तय तक पहुंचा जाए। इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए पोस्टपोन किया जाएगा इश्यू ऑफ प्रोसेस को। इश्यू ऑफ प्रोसेस मीन जब आगे जाके चार्ज फ्रेम होना होता है, जब चार्ज फ्रेम हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रायल चलता है वो उसी तरह जो है वो ट्रायल एंड तक चलेगा। अब पर्पस क्या है पोस्टपोन करने का इश्यू ऑफ प्रोसेस को, टू एसरटेन द ट्रूथ और फॉल्सहुड ऑफ कंप्लेंट, कि कंप्लेंट जो फाइल की है कंप्लेनेंट ने, अब यकतरफा तो नहीं हो सकता ना, मजिस्ट्रेट ने देखना है कि ये सही भी है या नहीं, ऐसी तो नहीं किसी ने उठ के आके कंप्लेंट जो है वो फाइल कर दी है अगेंस्ट द एक्यूज। तो इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए पोस्टपोन किया जाता है इश्यू ऑफ प्रोसेस को, टू एसरटेन द ट्रूथ एंड फॉल्सहुड ऑफ कंप्लेंट। उसके बाद आ जाते हैं हम सब सेक्शन 2 पे, इन्वेस्टिगेशन बाय मजिस्ट्रेट। जब यहाँ आप देखें मैंने हाईलाइट इसलिए किया था एनी कोर्ट, यहाँ एनी कोर्ट की बात हो रही है। अब अगर तो कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन के पास आती है, ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा कि अगर फॉर एग्जांपल वो मजिस्ट्रेट के पास आ गई है तो मजिस्ट्रेट खुद भी इंक्वायरी कर सकता है, जस्टिस ऑफ पीस को भी कह सकता है इन्वेस्टिगेशन करे, या पुलिस ऑफिसर भी कोई हो सकता है जिसको वो कह सकता है कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करे इस केस में। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन के पास कंप्लेंट आई है तो वो अपने सबॉर्डिनेट जो उसके नीचे मजिस्ट्रेट काम कर रहा होगा, सबॉर्डिनेट होगा मजिस्ट्रेट उसके, उसको भी डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस केस में इन्वेस्टिगेशन करें। उसके बाद है सबसेक्शन 3, पावर टू इन्वेस्टिगेट, कि अब इन्वेस्टिगेशन की पावर जो कि मजिस्ट्रेट या किसी कोर्ट के पास है वो किस तरीके की जो पावर है, कितनी पावर उनको दी गई है। तो ये जैसे इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के केस में पुलिस वाले करते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास ये अथॉरिटी होती है, सेम उतनी ही पावर्स जो हैं वो इनको भी दी जाएंगी कि वो मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सके। उसके बाद सबसेक्शन 4 आ गया, एविडेंस ऑफ विटनेस ड्यूरिंग इंक्वायरी। अगर जो है वो कंप्लेंट आने के बाद जो ये प्रोसेस हो रहा है, इंक्वायरी हो रही है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस पर्पस के लिए, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए अगर कोर्ट चाहे जिस केस के अंदर वो इंक्वायरी कर रही है उस केस के अंदर विटनेसेस की एविडेंस भी ले सकती है, विटनेसेस को भी बुला सकती है, उनको भी एग्जामिन कर सकती है। ये था सेक्शन 202। अब आ जाते हैं सेक्शन 203 पर। सेक्शन 203 क्या कहता है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, कि कंप्लेंट जो है वो डिसमिस भी हो सकती है। कैसे डिसमिस हो सकती है कंप्लेंट, कि अगर जो पहले हमने पढ़ा है पिछले सेक्शन में कि अगर कोर्ट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकती है, इंक्वायरी भी करवा सकती है, और तब तक प्रोसेस ऑफ इशू को पोस्टपोन करेगी वो। अब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी किस लिए करवाई थी, पर्पस क्या था, ताकि जो ट्रूथनेस है या फॉल्सहुड है उसका पता लगाया जा सके, कंप्लेंट जो है उसकी बेस क्या है, क्या वो जो है वो झूठी तो नहीं है, बात की तह तक पहुंचा जाए। अब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो गई है, और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बाद इन हिज जजमेंट, अगर तो किसकी जजमेंट की यहाँ बात हो रही है, रिटन जजमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है कि अगर मजिस्ट्रेट को या सेशन जज को या कोर्ट को ये लगे, ठीक है, उसने ये जज किया है या उसकी ये जजमेंट है कि देर इज़ नो सफिशेंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, फर्दर प्रोसीडिंग, कि आगे जो है प्रोसीडिंग्स चलने के लिए कोई सफिशेंट ग्राउंड मौजूद नहीं है, उसको इस बात का पता चल गया कि ये जो कंप्लेंट आई थी ये झूठ पर मबनी थी, एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो है वो कोई सफिशेंट एविडेंस नहीं मिले, कोई इतने ग्राउंड्स नहीं है स्ट्रॉन्ग कि उसके खिलाफ आगे कार्रवाई की जा सके, तो वो वहीं पर उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। और साथ ही साथ कंप्लेंट डिसमिस करने के बाद उसके रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा कि मैंने कंप्लेंट जो है वो किस बेस पर डिसमिस की है, क्यों कंप्लेंट को डिसमिस किया है। यहाँ ये तो बात होगी ना कि कंप्लेंट डिसमिस कब होगी, कि जब सफिशिएंट ग्राउंड हमें नहीं मिलेंगे तो कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगी। अगर जो है सफिशिएंट ग्राउंड मिल जाते हैं तो क्या होगा,
तो फिर आगे क्या होगा, सफिशिएंट ग्राउंड मिल जाते हैं, उसका वो जो एलिगेशन उस पर लगी थी वो सही हो गई है साबित, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ सफिशिएंट एविडेंस मिल गए हैं जिसकी बेस पे आगे ट्रायल चलना चाहिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ना 204 से जो स्टार्ट हो रहा है वो पढ़ेंगे इशू ऑफ प्रोसेस, जिसमें क्या होता है उसके बाद चार्ज फ्रेम हो जाता है, एलिगेशन लग जाती है, चार्ज लग जाता है किसके ऊपर, एक्यूज्ड के ऊपर चार्ज लग जाता है कि आपने ये जो है वो जुर्म जो है वो किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। उसके बाद आगे ट्रायल पूरा चलता है और सारा जो है वो प्रोसेस होता है। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.